नमस्कार। आज का टॉपिक है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें पढ़ेंगे हम लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड। दूसरे क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हमें पढ़ना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम इस बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरुआत करेंगे। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस प्रकार निपटती हैं। इस घटना से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है सत्ता की साझेदारी। तो इस अध्याय में महत्वपूर्ण विषय जो पढ़ने हैं, बेल्जियम की कहानी, श्रीलंका की कहानी, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बेल्जियम की समझदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है और सत्ता की साझेदारी के रूप। ये टॉपिक जो हैं 6, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बेल्जियम की कहानी है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स जो निकाले गए हैं वहाँ से। नंबर 2 टॉपिक है, इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के लोग 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। इसमें है बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से बहुत नाराज़गी थी। इसके चलते सन 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। श्रीलंका की कहानी आती है। श्रीलंका की कहानी में पढ़ेंगे, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका का जो लोकेशन है भारत के दक्षिण में है, एक छोटा सा देश। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का 74% तथा तमिलों का 18% है। तो यहाँ पर रहने वाले 74% लोग सिंहली समूह के हैं और तमिल लोग 18% हैं। तमिलों में भी 2 समूह होते हैं या समूह हैं। श्रीलंका के रहने वाले तमिल हैं जिनको श्रीलंकन तमिल बोलते हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% हैं और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोग संतान हैं। तो जिस समय भारत में अंग्रेजी शासन था तो श्रीलंका पर भी अंग्रेजों का शासन था। उस समय भारत से तमिल लोगों को वहाँ पर ले जा करके उनसे खेती कराया जाता था, मजदूरी कराया जाता था और वह उसी जगह बस गए, इसलिए उन्हें हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुसलमान भी हैं और अधिकतर जो लोग हैं सिंहली भाषा बोलते हैं और वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोग का हिस्सा 7% है और वे सिंहली, तमिल और दोनों भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय के प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। वे इस प्रकार हैं।
सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। जो सिंहली भाषा है उनको उन्होंने राजभाषा घोषित कर दिया या राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई। इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाईं और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल यानी ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने थे। शीघ्र ही यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ, यानी कि वहाँ पर सिंहलियों और तमिलों में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है बेल्जियम की समझदारी। सन 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए गए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और वे सभी मिलजुल कर रहें। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार का प्रावधान, जिसे संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार हो। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इससे क्या हानियां हैं, क्या लाभ हैं। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी? सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और इसी ढर्रे से रहें। सत्ता की साझेदारी के रूप। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। जैसे भारत में हमारी कार्यपालिका को, हमारे संविधान को बांधने की विधायिका है जिसे संविधान बोलते हैं। कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या मंत्रीगण रहते हैं, और न्यायपालिका को निष्पक्ष रखा गया है। ये सभी मसलों को बिना किसी भेदभाव के देखती है। नेक्स्ट है संघ सरकार। संघ सरकार यानी सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। जैसे यूएसए में जो है संघ सरकार है। यहाँ पर प्रांतों में, क्षेत्रों में अलग अलग सरकारें काम करती हैं। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित किया और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक नंबर के जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला है क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो ब्रुसेल्स नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है?
तो एंग्लो इंडियन जो है ये श्रीलंका का समूह नहीं है, ये भारत का समूह है। तीसरा क्वेश्चन है 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया 1956 में? तो सिंहल भाषा है। नंबर 4, श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिलों की संख्या ज़्यादा है? तो उत्तर और पूर्व में श्रीलंका में तमिलों की संख्या ज़्यादा है। ज़्यादातर सिंहली भाषा के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस देश में शक्तियों का संघीय विभाजन है? तो भारत और बेल्जियम दोनों में शक्तियों का संघीय विभाजन किया गया है। दोनों ऑप्शन सही है। तो नंबर 7वां है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर यानी कि ए है ऑप्शन बेल्जियम और श्रीलंका लोकतंत्र है। बेल्जियम और श्रीलंका लोकतंत्र है नंबर 1। नंबर 2 है दोनों में समान रूप से पावर शेयरिंग के सवाल को निपटाया गया, ऑप्शन नंबर 2 है। नंबर 3 सी पर है बेल्जियम में नेताओं ने महसूस किया कि सभी समुदायों की भावना और हितों का सम्मान करने से ही देश की एकता संभव है। और नंबर डी है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय ने दूसरों पर अपना वर्चस्व कायम किया और साझा करने से इनकार कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें कौन सा कथन गलत है? तो बी वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। दोनों ने समान रूप से पावर शेयरिंग के सवाल को निपटाया। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो पहले चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सत्ता की साझेदारी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं इसको लेकर आएंगे, परंतु सभी क्वेश्चन जो है इसी के बीच में बनेंगे। तो एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन भी इसी से बनेगा, तो पढ़ना भी इसी से है और नोट्स भी इसी से बनाना है। थैंक यू, धन्यवाद।